Hello, all of you. My name is Om Prakash, Assistant Professor Psychology, Jamalpur College, Jamalpur. Today I am going to discuss topic of anxiety disorder. Now, what is anxiety? First of all, it is a state of increased arousal accompanied by generalized feeling of fear and apprehension. It can be conceptualized as a normal and adaptive response to threat that prepares the organism for flight. When it becomes disorder, anxiety becomes pathological when it is excessive and persists for long period of time or its timing is inappropriate with regards to the threat. When it causes significant subjective distress and impairment in functioning of an individual. साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो चिंता या घबराहट आने वाले समय में कुछ बुरा या खराब घटने की आशंका का होना है, जबकि इसका कोई वास्तविक आधार नहीं होता है। थोड़ी बहुत चिंता हम सबों को होती है और यह हमारे लक्ष्य की प्राप्ति या सफलता के लिए आवश्यक भी है, पर यदि चिंता बहुत बढ़ जाए तो इसके व्यापक दुष्प्रभाव व्यक्ति के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन पर पड़ने लगते हैं और व्यक्ति कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। तो हम इसे घबराहट और चिंता रोग कहते हैं। एंजाइटी को हम दो वर्गों में बांटकर देख सकते हैं या उसके स्वरूप को हम दो रूपों में देख सकते हैं, नॉर्मल वर्सेस प्रॉब्लम एंजाइटी, सामान्य चिंता और समस्यात्मक चिंता। हम सामान्य चिंता की जहां तक बात करें तो सामान्य चिंता का स्वरूप ऐसा होता है कि वो व्यक्ति को के लिए समायोजी स्वरूप की होती है। दिन प्रतिदिन की जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से निपटने में वो व्यक्ति की सहायता करती है और एक हद तक यह बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति के अंदर एक सामान्य चिंता का समुचित अनुपात बना रहे। सामान्य चिंता उचित होती है, ये प्रोडक्टिव होती है अर्थात उत्पादक स्वरूप की होती है, ये व्यक्ति के नियंत्रण में होती है यानी मैनेजेबल होती है, अतः और यह व्यक्ति को किसी कार्य में सकारात्मक रूप से सक्रिय बनाती है अर्थात मोबिलाइज करती है। सॉरी, यह एक स्पेसिफिक अर्थात विशिष्ट होती है और एक खास समय तक ही बनी रहती है और व्यक्ति की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से हट जाने के बाद अपने आप इसकी जो डिग्री है वो कम हो जाती है और वह उम्र के हिसाब से भी होती है। वहीं समस्यात्मक चिंता का स्वरूप इससे बिल्कुल विपरीत होता है। यह अनावश्यक रूप से तीव्र और ज्यादा होती है यानी एक्सेसिव होती है। ये हानिकारक भी होती है यानी डेट्रीमेंटल होती है। ये व्यक्ति के अपने नियंत्रण से परे होती है या व्यक्ति को किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में कुंद या पैरालाइज कर देती है और व्यक्ति कुछ भी सार्थक रूप से कर पाने में और समस्यात्मक परिस्थिति से निपट पाने में अपने आप को असमर्थ पाता है। यह परवेसिव होती है अर्थात यह व्यापक रूप से व्यक्ति की हर एक गतिविधि को प्रभावित करती है और लंबे समय तक बनी रहती है अर्थात क्रोनिक भी होती है और यह उम्र के हिसाब से अनुकूल नहीं होती। अब एंजाइटी के स्वरूप को यानी दुश्चिंता के स्वरूप को अच्छे से समझने के लिए हमें 4 D's of this disorder we have to just keep in our mind the 4 D's of this disorder, which is disruption, distress, disproportion, ड्यूरेशन। डिसरप्शन की हम जहां तक बात करें तो एंजाइटी में
व्यक्ति के अंदर या एंजाइटी डिसऑर्डर में व्यक्ति के अंदर चिंता का स्वरूप इतना ज्यादा होता है कि वह व्यक्ति के हर एक दैनंदिन कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करता है। डिस्ट्रेस, वह व्यक्ति के अंदर एक अनावश्यक पीड़ा या बेचैनी उत्पन्न कर देता है। डिस्प्रपोर्शन, अर्थात चिंता का स्तर इतना ज्यादा होता है कि वह व्यक्ति के दैनंदिन में आने वाली चुनौतियों से उत्पन्न होने वाली जो समस्या है उसके अनुपात में नहीं होता। ड्यूरेशन, ये लंबी अवधि तक बना रहता है और परवेसिवली व्यक्ति को उसके समायोजन में बाधा पहुंचाता है। सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, अब अगर हम दुश्चिंता के लक्षणों पर की बात करें तो हम इन्हें व्यापक रूप से दो वर्गों में बांट सकते हैं। ब्रॉडली इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एक शारीरिक लक्षण और दूसरा मनोवैज्ञानिक लक्षण। शारीरिक लक्षणों की बात जहां तक है, इसमें ट्रेमर्स हैं, रेस्टलेसनेस है, व्यक्ति के शरीर में हाथ पैर में अनावश्यक रूप से एक कंपन होती है, व्यक्ति के अंदर बेचैनी होती है। मसल ट्विचेस, अनावश्यक रूप से मांसपेशियों में फड़कन महसूस होती है, उसकी धड़कनें बढ़ी रहती हैं और हृदय की धड़कन में असामान्य उतार चढ़ाव का अनुभव होता है। अनावश्यक रूप से पसीना आना, स्वेटिंग, और चेहरा और पूरे शरीर में एक अजीब सी उत्तेजना और गर्मी और लालपन का महसूस होना। व्यक्ति को श्वास लेने में भी कठिनाई होती है और सीने में एक अजीब सी जकड़न और दर्द होता है। उसके कंठ और मुंह भी सूखते हैं। अनावश्यक रूप से चक्कर आता है, कभी कभी पेट खराब भी रहता है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। अब मनोवैज्ञानिक लक्षणों की जहां तक बात है, इसमें किसी भी चीज में ध्यान न लगा पाना और ध्यान अगर लग भी जाए तो ध्यान को बनाए रखने में असमर्थता का अनुभव करना, व्यक्ति के अंदर एक अति उत्तेजना की स्थिति बनी रहती है और उसे अति उत्तेजना का अनुभव होता है। व्यक्ति का खुद से और अपने वातावरण से, इन दोनों से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह उनको अनुभव कर पाने में अपने आप को असमर्थ पाता है। व्यक्ति के अंदर एक अनावश्यक आशंका की स्थिति बनी होती है और वो आशंका की स्थिति उसमें एक डर उत्पन्न करती है। वो अपने आप को सामान्य रूप से सहज कर पाने में, रिलैक्स कर पाने में असमर्थ पाता है। छोटी छोटी बातों पे वो चिड़चिड़ा हो जाता है और उसके अंदर आवाज को लेकर संवेदनशीलता बढ़ जाती है। इटियोलॉजी ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, रोग के उत्पन्न होने में के कई कारण होते हैं, जैसे कि caused by an interaction of biopsychosocial factors including genetic vulnerability which interact with situation, stress or trauma to produce clinically significant syndrome. एंजाइटी डिसऑर्डर्स के होने के जो कारण हैं उनमें मुख्यतः जैविकीय,
मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण पाए जाते हैं। जैविक कारणों में जेनेटिक वल्नरेबिलिटी मुख्य है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मुख्य है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में स्ट्रेस और सिचुएशनल स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, लाइफस्टाइल स्ट्रेस, फॉल्टी लाइफस्टाइल स्ट्रेस और ट्रॉमा रिलेटेड चीजें प्रमुख हैं। और सोशल फैक्टर्स में जो डिफरेंट सोशल इनइक्वलिटीज होती हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जैसे कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मैंने पहले बता चुका हूं मैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स टेंड टू रन इन फैमिलीज, और कभी कभी देखा जाता है कि वो परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका अंतरण है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में जो व्यक्ति की अपनी साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है वो काफी कुछ डिटरमाइन करती है। जैसे अगर व्यक्ति काफी सेंसिटिव है, संवेदनशीलता ज्यादा है, उनके अंदर एंग्जियस अवॉइडेंट ट्रेट्स हैं, लाइक उनके अंदर रिजेक्शन की, क्रिटिसिज्म को लेकर इन्फेरिटी है ज्यादा, और सोशल डीलिंग्स कर पाने में वो अपने आप को असमर्थ पाते हैं, वो अवॉइड करते हैं, वो किसी भी रिलेशनशिप में अगर इन्वॉल्व नहीं हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके अंदर रिजेक्शन का भय होता है। तो ऐसे अगर ट्रेट्स हों इंडिविजुअल के अंदर तो उसे एंजाइटी डिसऑर्डर होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। ऑब्सेसिव ट्रेट्स, लाइक अगर व्यक्ति के अंदर, if individual is having traits like ऑर्डरलीनेस, और वो एक काम को एक विशिष्ट तरीके से जैसे कि करना, और परफेक्शनिज्म पर ज्यादा जोर देना, जिद्दी होना, अगर ये सारे ट्रेट्स हैं, ऑब्सेसिव ट्रेट्स हैं, तो उसके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। टाइप ए पर्सनालिटी ट्रेट्स के होने से भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स के होने की संभावना बढ़ जाती है। लाइक पर्सनल टाइप ए पर्सनालिटी ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें टाइप ए पर्सनालिटी ट्रेट वाले लोग काफी कम्पिटिटिव होते हैं, हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, काफी इम्पेशेंट भी होते हैं, और अपने गोल्स को लेकर काफी इंथुजियास्टिक होते हैं और हाईली फोकस्ड होते हैं। तो ऐसे ट्रेट वाले लोगों में भी एंजाइटी डिसऑर्डर होने की संभावना काफी अधिक होती है। सोशल फैक्टर्स में स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, जीवन में जो घटनाएं होती हैं जो स्ट्रेसफुल होती हैं उसके कारण भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। चाइल्डहुड अब्यूज और नेग्लेक्ट के कारण भी हो सकता है, और स्ट्रेस फ्रॉम ए नेचुरल डिजास्टर जैसे कि भूकंप है, आग लग जाना है, या और भी किसी ज्वालामुखी का फटना है, या कोई महामारी आ जाना है, ये डिजास्टर जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके कारण भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स के होने की संभावना होती है। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस भी एक मुख्य इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और फाइनेंशियल ट्रबल्स, डिसफंक्शनल फैमिली, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी इसका एक मुख्य। मेडिकल कॉजेज ऑफ एंजाइटी, लाइक एंजाइना, छाती में दर्द होना, इसके कारण भी एंजाइटी होती है। अस्थमा, एनीमिया, थायराइड डिसऑर्डर, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, सीजर डिसऑर्डर, स्ट्रोक, एलर्जिक डिसऑर्डर, ड्रग विड्रॉल स्टेट्स, तो इन सारे स्टेट्स के कारण भी एक कोमॉर्बिड कंडीशन के रूप में एंजाइटी डिसऑर्डर्स के होने की संभावना। अब कुछ मेडिकेशंस हैं जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स में यूज होती हैं, उनके कारण भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स के होने की संभावना होती है। लाइक एस्थमा ड्रग्स
को लेने से भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स के होने की संभावना होती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कारण भी कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स के डिफरेंट फॉर्म्स या उसके लक्षण पाए जाते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स यानी SSRI यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के खाने से भी ऐसा पाया जाता है। थायराइड रिलेटेड मेडिकेशंस से भी होता है। एंटी इपिलेप्टिक मेडिकेशंस लाइक फेनेटोइन के खाने से भी होता है, और मेडिकेशन कॉन्टेनिंग कैफीन से भी एंजाइटी डिसऑर्डर होने की संभावना होती है। अब हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो हम उसमें ये कहना जरूर चाहेंगे कि एंजाइटी इज द मोस्ट कॉमन कैटेगरी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये बहुत ही कॉमन कैटेगरी है, कैटेगराइजेशन है और कैटेगरी है मेंटल डिसऑर्डर्स की। एटलीस्ट 20% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन सफर फ्रॉम एटलीस्ट वन एंजाइटी डिसऑर्डर इन ए गिवन ईयर। जो 20% की जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो किसी भी एक निश्चित समय में एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होती है। 30% to 40% of all medical and surgical OPD patients suffer from anxiety depression. किसी भी मेडिकल और सर्जिकल ओपीडी में जितने लोग आते हैं उनमें से 30 से 40% लोगों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण पाए जाते हैं। हाईली कोमॉर्बिड विद साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन एंड सब्सटेंस अब्यूज। नशा करने वालों में और जिनके अंदर अवसाद के लक्षण होते हैं उन रोगियों में, मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित रोगियों में एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लक्षण या एंजाइटी सिम्टम्स पाए जाते हैं। Highly comorbid with medical disorders and tends to worsen the prognosis of medical disorder if not treated. और जो डिफरेंट मेडिकल रिलेटेड इश्यूज हैं उस कंडीशन में भी ये एक कोमॉर्बिड कंडीशन के रूप में व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है और उनकी प्रोग्नोसिस के लिए, उनके बेहतरी में ये बाधा उत्पन्न करता है। अब हम टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करेंगे जिसमें हम फोबिया की बात करेंगे। फोबिया के अंतर्गत उसके 3 ब्रॉड ग्रुप्स हैं, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया एंड एगोराफोबिया। पैनिक डिसऑर्डर्स एक दूसरा एंजाइटी डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब हम एक एक करके इन एंजाइटी डिसऑर्डर्स की चर्चा करेंगे। फोबियाज अर्थात दुर्भीति, इसको हम अनावश्यक डर भी कहते हैं। फोबिया के अंदर persistent excessive unrealistic fear of a specific object or situation होता है और व्यक्ति के अंदर अवॉइडेंस बिहेवियर पाया जाता है। फोबिया से ग्रसित व्यक्ति के अंदर लगातार अनावश्यक रूप से एक अतर्कपूर्ण डर, असंगत डर किसी भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से बना रहता है और व्यक्ति उस ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को अवॉइड करता है, उससे दूर। इसको हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि बांट सकते हैं। उसमें सबसे पहला स्पेसिफिक फोबियाज हैं। स्पेसिफिक फोबिया में एक्सेसिव इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन होता है, अर्थात इसमें अनावश्यक रूप से व्यक्ति के अंदर अतार्किक भय किसी एक खास वस्तु से संबंधित होता है, जैसा कि किसी पशु से, किसी कीड़े मकोड़े से, ऊंचाई से, खून से, बंद जगहों से, इत्यादि इत्यादि। Exposure to the phobic stimulus almost always provokes an immediate anxiety response. व्यक्ति जब भी उस समस्यात्मक परिस्थिति अर्थात कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन का सामना करता है, उसके अंदर एक इमीडिएट एंजाइटी रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है। अच्छा, वो भय से
आतंकित और भयग्रस्त हो जाता है। द पर्सन रिकॉग्नाइजेज दैट द फियर इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल, और व्यक्ति को यह आभास भी होता है कि उसका डर अनावश्यक है, जरूरत से ज्यादा है, और उसे इतना नहीं डरना चाहिए, लेकिन फिर भी वह उसके कंट्रोल में नहीं होता। अब स्पेसिफिक फोबिया के सब टाइप्स हैं, यानी विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें एनिमल टाइप में डॉग, इंसेक्ट, माइस एक्सेट्रा मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक फोबिया है, और सिचुएशनल टाइप में उड़ना यानी फ्लाइंग, ब्रिज यानी ऊंचाई पे अगर ब्रिज पे जा रहे हो तो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेचुरल एनवायरनमेंट टाइप स्टॉर्म्स, हाइट्स, वाटर, ब्लड इंजेक्शन इंजुरी टाइप, सीइंग और गिविंग ब्लड, इन्वेसिव मेडिकल प्रोसीजर्स को देखने के वक्त भी उनके अंदर अनावश्यक डर उत्पन्न हो सकता है जो आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट हो, और फिर व्यक्ति परेशान हो जाता है। अदर टाइप लाइक क्लॉन्स, फीट, मैरिज एक्सेट्रा। मोस्ट कॉमन फोबियाज, एक्रोफोबिया, इसमें व्यक्ति ऊंचाई से डरता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, इसमें व्यक्ति बंद जगहों से डरता है। नेक्टोफोबिया, इसमें व्यक्ति अंधेरी जगहों से डरता है। और ऑफिडोफोबिया, इसमें व्यक्ति स्नेक्स, सांप वगैरह से डरता है। अर्किनोफोबिया, इसमें व्यक्ति स्पाइडर्स यानी कि मकड़ों से डरता है। ट्रैपेनोफोबिया, इंजेक्शन और निडल्स से। एस्ट्रोफोबिया, थंडर और लाइटनिंग से। नोशोफोबिया, हैविंग अ डिजीज। एंड मैसोफोबिया, other interesting phobias like zoriophobia, fear of one's wife, and panophobia, fear of everything. Phobophobia, fear of phobia. And last one is fear of long words. Social phobia, ये एक दूसरा प्रकार है या कैटेगरी है फोबिया की, जिसमें persistent fear of scrutiny by others or of doing something humiliating or embarrassing, like speaking in public, speaking to strangers, participating in group or dating. इसमें व्यक्ति के अंदर किसी भी सामाजिक परिस्थिति में अपने आप का आकलन किए जाने का भय रहता है, और वह यह सोचता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसमें कि उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो व्यक्ति इस वजह से किसी भी पब्लिक प्लेस में बोलने से और किसी अनजान व्यक्ति से बात करने से या कोई ग्रुप पार्टिसिपेशन में भाग लेने से कतराता है। Now, agoraphobia, an irrational fear of being in place away from the familiar setting at home, of home, sorry. इसमें व्यक्ति के अंदर एक अतार्किक अनावश्यक डर रहता है किसी ऐसी जगह से जो कि घर से दूर हो। इंक्लूड्स फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, जिसमें कि खुले जगहों से, पब्लिक प्लेसेस से, क्राउडेड प्लेसेस से, एनी अदर प्लेसेस फ्रॉम वेयर देयर इज नो इजी एस्केप टू सेफ प्लेस, और उसको जहां पे यह अनुभव हो कि भाई यहां से बच के निकल पाना काफी मुश्किल है। Now, stats and relevant facts related to phobia. It affects up to 6 to 7% of the population, अर्थात कुल जनसंख्या, किसी भी खास समय में कुल जनसंख्या के 6 से 7% व्यक्ति इससे प्रभावित होते हैं, और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में यह ज्यादा पाया जाता है। फोबिया जनरली मोर कॉमन इन वुमेन. Usual group age of usual age of onset is childhood to adolescent. अब हम दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करेंगे जिसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। Panic disorder involving recurrent unexpected burst of extreme terror called panic attacks, followed by at least 1 month of unrelating fear of having another attack, worry
over the attack's consequence or considerable behavior changes to minimize future attacks can lead to agoraphobia. जहां तक हम पैनिक अटैक की बात कर रहे हैं, जिसमें तीव्र घबराहट की स्थिति व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है और यह बार बार उत्पन्न होती है और व्यक्ति इतना ज्यादा भयग्रस्त हो जाता है कि वह अपने आप को संभाल पाने में या नियंत्रित कर पाने में असमर्थ हो जाता है। इसमें व्यक्ति के अंदर जो डर की स्थिति उत्पन्न होती है वो विभिन्न परिस्थितियों में हो सकती है। एक अटैक से दूसरे अटैक के बीच का जो संबंध है वो बता पाना काफी मुश्किल होता है। व्यक्ति हमेशा इस आशंका से ग्रसित होता रहता है कि अगर फिर से अटैक आ गया या पैनिक अटैक आ गया या घबराहट उत्पन्न हो गई तो वो क्या करेगा। अब अगर हम इसके स्टैट्स और रिलेवेंट फैक्ट्स को देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 in 75 पीपल में होता है। Typically begins in older adolescence and younger adulthood. Women are twice as likely to suffer from it than men. यहां भी ये महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। अब हम तीसरे एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करेंगे, जिसमें जो ये बहुत ही कॉमन है और इसको समझना बहुत आवश्यक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसे हम मनोग्रस्ती बाध्यता विकार भी कहते हैं। ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इसमें दो तरह के चीजें पाई जाती हैं, एक ऑब्सेशन और दूसरा कंपल्सन। The presence of obsession or compulsions are both present in this disorder, and obsessions are unwanted, repetitive, irrational thought. ऑब्सेशन की अगर हम बात कहें तो अनावश्यक रूप से व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं जिसके बारे में व्यक्ति ये जानता है कि वो अनवांटेड हैं, यानी कि अनावश्यक हैं, वो रिपीटेटिवली आ रहे हैं, बिना तर्क के आ रहे हैं, बट व्यक्ति का कंट्रोल नहीं रहता और वो उसको रोक नहीं पाता। विचार किसी भी चीजों को लेकर हो सकता है। एक कॉमन अगर हम कहें तो जैसे चेकिंग के विचार हैं कि दरवाजा बार बार बंद हुआ कि नहीं, वो ताला को देखना, मेरी हाथें क्लीन हुई या नहीं हुई, बार बार हाथ धोना या विचारों का आना। Typical themes of obsessions refers to sexuality, harming, contamination, concern with disease, religion or superstitions. अगर हम ऑब्सेशंस की बात करें तो जो कॉमन थीम्स हैं और जनरली जो लोगों में विचार आते हैं वो लैंगिकता से संबंधित होते हैं और हार्म पहुंचाने को लेकर संबंधित होते हैं कि मुझसे किसी को हार्म ना हो जाए या मैं किसी को हार्म ना कर दूं। कॉन्टामिनेशन अर्थात किसी चीज से संक्रमित हो जाने का भय भी हमेशा रहता है और किसी डिजीज का भय भी होता है कि भाई मुझे कोई बीमारी ना लग जाए। रिलीजियस थॉट्स भी काफी होते हैं और अंधविश्वास से भी रिलेटेड चीजें होती हैं। नाउ कंपल्सन्स। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का दूसरा पक्ष कंपल्सन है, जिसमें कंपल्सन्स आर थॉट्स और एक्शंस दैट टेंड्स टू रिड्यूस द एंजाइटी कनेक्टेड विद द ऑब्सेशंस। अर्थात कंपल्सन ऑब्सेशंस के संदर्भ में, यानी बाध्यता मनोग्रस्ती के संबंध में किया गया एक ऐसा व्यवहार है जो ऑब्सेशंस अर्थात मनोग्रस्ती से उत्पन्न होने वाले तनाव को दूर करने के संदर्भ में किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे चेकिंग डोर 10 times, वॉशिंग हैंड्स रिपीटेड
और कॉमन कंपल्सन्स क्या क्या होते हैं? एक्सेसिव वॉशिंग, अत्यधिक रूप से हाथ का धोना, रिपीटिंग, हर एक चीज को बार बार रिपीट करना, नंबर रिपीट करना या कुछ और रिपीट करना, भगवान का नाम बार बार रिपीट करना, रीएश्योरेंस सीकिंग, बार बार पूछना लोगों से कि भाई ये देखो तो ताला लगा है कि नहीं, देखो तो वो सामान मैंने सही जगह पे रखा है कि नहीं, चेकिंग, बार बार चेक करना, टचिंग, किसी चीज को बार बार छू कर संतुष्ट होना और एंजाइटी को दूर करने की कोशिश करना, काउंटिंग, ऑर्डरिंग, होर्डिंग, गिनना, हर एक चीज को एक खास ऑर्डर पे रखने की कोशिश करना और हर एक चीज को जमा करके रखना। Now, stats and relevant facts, like it affects up to 3% of the population. Total population के 3% लोगों में obsessive compulsive disorder के लक्षण पाए जाते हैं and has an equal sex distribution. और इसमें महिला और पुरुषों में समान रूप से ये पाए जाते हैं and it typically begins in adolescence or early adulthood. अब हम generalized anxiety disorder की बात करेंगे, इसको हम सामान्यीकृत चिंता भी कहते हैं। इसमें एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल वरी होता है और एप्रीहेंसिव एक्सपेक्टेशंस होते हैं अबाउट अ नंबर ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज सच एज वर्क और स्कूल परफॉर्मेंस। इसमें व्यक्ति सामान्य रूप से एक अनएक्सपेक्टेड, अनडिफाइंड वरी से ग्रसित रहता है और चिंता से ग्रसित रहता है। और इसमें व्यक्ति अपने आप को उस अनावश्यक चिंता से उबार पाने में असमर्थ महसूस करता है। और अगर व्यक्ति के अंदर कम से कम ये 6 महीने से मौजूद है तो हम कहते हैं कि भाई व्यक्ति के अंदर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण। स्टैट्स और रिलेवेंट फैक्ट्स की अगर जहां तक बात करें तो इट अफेक्ट्स अप टू 2.5 to 8% of the population, and women are twice as likely to suffer from GAD than men. Post-traumatic stress disorder. Post-traumatic stress disorder एक important anxiety disorder है जिसमें व्यक्ति usually and it develops usually as a result of terribly frightening, life-threatening or otherwise highly unsafe experiences. व्यक्ति अगर अपने जीवन में किसी ऐसी घटना का अनुभव करता है या ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस का सामना करता है तो व्यक्ति के अंदर पीटीएसडी के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। सिम्टम्स में डेवलप आफ्टर ए पीरियड ऑफ लेटेंसी, अर्थात व्यक्ति की के लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस, अनसेफ एक्सपीरियंसेस के तुरंत बाद ये लक्षण उत्पन्न ना होकर, पीटीएसडी के लक्षण उत्पन्न ना होकर कुछ समय के बाद भी उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि आफ्टर 6 मंथ और इससे भी ज्यादा हो सकता है। PTSD is characterized by recurrent and intrusive recollection of the stressful event, either in flashbacks, images, thoughts, or perception, and or in dreams. There is an associated sense of re-experiencing of the stressful event. There is marked avoidance of the events or a situation that arouse a recollection of the stressful event along with marked symptoms of anxiety and increased arousal. PTSD में व्यक्ति के अंदर बार बार इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट का एक्सपीरियंस व्यक्ति ने पहले किया है, व्यक्ति उसे अनुभव बार बार करता है और उसे वो इमेजेस के रूप में हो सकते हैं, विचार के रूप में हो सकते हैं, और व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि वो घटना का अनुभव फिर से वास्तविक रूप में कर रहा है, या कभी कभी स्वप्न में भी व्यक्ति उन घटनाओं को री एक्सपीरियंस करता है।
व्यक्ति के अंदर एक अवॉइडेंस डेवलप हो जाता है। व्यक्ति वैसे सिचुएशंस को अवॉइड करता है जहां की उस पहले हुई घटना, बुरे अनुभव व्यक्ति के उन ओल्ड मेमोरीज को फिर से इवोक कर देते हैं। मैनेजमेंट, जहां तक एंजाइटी डिसऑर्डर्स के मैनेजमेंट की बात है तो देयर आर टू टाइप ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज फार्माकोथेरेपी एंड सेकंड वन इज साइकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी में इंडिविजुअल को किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर अपनी समस्या के बारे में पूर्ण विवरण देना होता है और साइकियाट्रिस्ट उनके लक्षणों को की समीक्षा करते हुए लक्षणों के अनुसार उन्हें साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस देते हैं। वहीं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में किसी भी नैदानिक मनोवैज्ञानिक के पास व्यक्ति को जाना होता है और अपनी डिटेल्ड हिस्ट्री, साइंस, सिम्टम्स बताने के बाद नैदानिक मनोवैज्ञानिक उन्हें समुचित सलाह देता है और मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करते हुए रोगी की उस पर्टिकुलर रोग से यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर से उबर पाने में उनकी मदद करता है। अब कुछ बिंदु जिनको कि हमें याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, लाइक मोस्ट कॉमन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर इज अ मोस्ट कॉमन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। ये बहुत ही सामान्य रूप में लोगों के अंदर पाया जाता है। बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस के साथ ये कोमॉर्बिडली एसोसिएटेड होता है, मतलब उनके साथ पाया जाता है। इजी टू ट्रीट इफ रिकॉग्नाइज्ड, और ये काफी हद तक व्यक्ति इसे उबर पाने में सक्षम हो पाता है अगर उसे प्रॉपर सहायता और डॉक्टरी सलाह मिले तो। लिसनिंग टू पेशेंट एंड एम्फेसाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रसित व्यक्ति या एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति की बातों को सुनना और उनको एम्पैथाइज करना बहुत जरूरी है। साइको एजुकेशन दैट पेशेंट रिगार्डिंग द इलनेस इज मस्ट। किसी भी समस्याग्रस्त व्यक्ति या मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रसित व्यक्ति या एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति को उसकी समस्या से संबंधित समुचित जानकारी देना, साइको एजुकेशन देना, मनोवैज्ञानिक रूप से उसे इनेबल्ड करना, समस्या के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन विद साइकोथेरेपी इज एसेंशियल फॉर बेस्ट रिजल्ट।